हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 7th सोशल साइंस, जिसका चैप्टर हम पढ़ेंगे अध्याय 5 वन और वन्य जीव। यहाँ पे वन आता, गलती से वन ये टाइप हो चुका है, आप सही कर लेना। तो वन और वन्य जीव हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, किसी भौगोलिक परिवेश में स्थित वृक्ष, छोटे पौधे, लताएं, झाड़ियां, घास, काई आदि के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो इसे वनस्पति कहा जाता है। यानी कि भौगोलिक परिवेश जहाँ हम रहते हैं उसमें वृक्ष हुए, पेड़ पौधे हुए हैं, झाड़ियाँ हो गई हैं या काई हो गई हैं, इन सभी को का जो सम्मिलित होता है रूप, उसे हम वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट है, पादप समुदायों में आकार, स्वरूप एवं ऊंचाई में भिन्नता का क्या कारण है? यानी कि पेड़ पौधे के जो समूह होते हैं उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और अलग अलग प्रकार की उनकी प्रकृति होती हैं। किसी की लंबाई अलग होती है, किसी की फल अलग होंगे, पत्तियां अलग होती हैं, है ना। तो इसका क्या कारण है? तो जलवायु और स्थलाकृति का कारण है। विश्व में पाए जाने वाले वनों के प्रकार। वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम वन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन। सदाबहार वन के प्रकार बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो यह अत्यधिक गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा जो है उसके दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर, है ना। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किन वनों में पाई जाती है? तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो आबनुस, महोगनी, रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यानी कि आबनुस, महोगनी और रोजवुड जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। और ये एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के कि आबनुस किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, या महोगनी वृक्ष जो है वह किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है, विश्व में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में। सबसे पहले अमेजन बेसिन में किन वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का। अमेजन बेसिन कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को सेल्वा कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है सेल्वा कहाँ है, ये तो ब्राजील में है ना। और जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के फेफड़े यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को ब्राजील में सेल्वा या पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका में किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? कांगो बेसिन। कांगो बेसिन कहाँ है? अफ्रीका में। कौन से वन का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कांगो बेसिन में विस्तार है, और यह कांगो बेसिन जो है अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशिया में किन वनों की अधिकता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की अधिकता है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा सांप, जिसे एनाकोंडा कहते हैं, किन वनों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। सबसे पहला कि दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा सांप पाया जाता है। कौन सा? एनाकोंडा पाया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है, एनाकोंडा सांप जो है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा है। एक प्रश्न ये, यहीं से प्रश्न निकल के देखेंगे तो एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा? दक्षिणी अमेरिका में। किन वनों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। ठीक है। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में हाथी, हमिंगबर्ड, किंगफिशर, गोरिल्ला और एनाकोंडा। अगला प्रश्न है,
शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बांस, यूकेलिप्टस तथा चीड़ जैसे कठोर तथा मुलायम वृक्ष। अगला आ जाता है पतझड़ी वन। पतझड़ी वन कितने प्रकार के होते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन और उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, दो प्रकार के। ये पूछा जा सकता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन किस प्रकार का है? तो यह एक पतझड़ी वन है। पतझड़ी या पर्णपाती वनों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन किस मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? शुष्क मौसम में। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? कठोर लकड़ी वाले वृक्ष नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल तथा सागवान, ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में पाए जाते हैं। और कौन सी लकड़ी वाले वृक्ष हैं ये सारे? यह कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं। फर्नीचर बनाने हेतु सबसे अच्छी लकड़ी किस वृक्ष की मानी जाती है? सागवान के वृक्ष की। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, पश्चिमी द्वीप समूह, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका तथा ब्राजील के तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड, चिली, उत्तर पूर्वी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में। नेक्स्ट है, उच्च अक्षांशों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी जो वन है यह उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? भेड़िया, हिरण तथा लोमड़ी। प्रमुख रूप से ये जो जानवर हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वनों के प्रश्न देखेंगे। महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम किनारों पर दोनों गोलार्धों में यानी कि दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले वन भूमध्य सागरीय वन कहलाते हैं। यानी कि महाद्वीपों के पश्चिम में तथा दक्षिण पश्चिम किनारों पर दोनों गोलार्धों में कितने डिग्री? 30 से 40 डिग्री पर। नेक्स्ट है, रसदार फलों की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? भूमध्य सागरीय वनों में होती है। नेक्स्ट है, फलों की खेती के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहते हैं? विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान किस प्रदेश को कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। ये प्रश्न भी आ सकता है। नेक्स्ट, कोणधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के विस्तृत भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन। या ये याद रखना आपके कोणधारी वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री में उत्तरी अमेरिका यूरेशिया के विस्तृत भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कोणधारी वनों को कनाडा में क्या कहते हैं? टेगा वन कहते हैं। नेक्स्ट है, कोणधारी वनों की पत्तियां कैसी होती हैं? नुकीली। कागज बनाने की लुगदी अधिकांशतः किन वृक्षों से बनाई जाती हैं? तो कागज बनाने के लिए जो लुगदी प्रयोग में की जाती हैं वह कोणधारी वृक्षों से प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट है, कोणधारी वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च, फर आदि। अगला प्रश्न है, कोणधारी वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? बारहसिंगा, लोमड़ी, ध्रुवीय भालू। पूछा जा सकता है ध्रुवीय भालू किन वनों में पाया जाता है? कोणधारी वनों में। ये एग्जाम में शायद आ भी चुका है तो आपको याद रखना है। घास स्थल के प्रकार बताइए। दो प्रकार, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किन क्षेत्रों तक फैले हैं? भूमध्य रेखा के दोनों ओर और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय
घास के मैदान में पाई जाने वाली वनस्पति किन क्षेत्रों में पैदा होती हैं? निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय घास कितनी ऊंचाई तक बढ़ती हैं? तो यह 2 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ती हैं। विश्व में सबसे बड़े घास के मैदान कहाँ हैं? तो विश्व में जो सबसे बड़े घास के मैदान है वह अफ्रीका के सवाना घास के मैदान है। सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है, यानी कि घुमा फिरा के आप खुद ही अपने आप से क्वेश्चन करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगला है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? कंपोज के नाम से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को चैप्टर जो भी तैयारी कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम की या अन्य परीक्षाओं की, तो उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह लानोस के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में मुख्य रूप से कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हिरण, तेंदुआ, हाथी, जेब्रा तथा जिराफ। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में। नेक्स्ट है, शीतोष्ण घास के मैदानों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ओक, पाइन, एल्म, मैपिल, बर्च, आस्पेन और बेल जो होती हैं वो आदि, यानी कि शीतोष्ण घास के मैदानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, शीतोष्ण घास के मैदान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? हिरण, बाइसन, एंटीलोप, जंगली भैंस, खरगोश, जेब्रा, गाय, शेर, भेड़िए, लोमड़ी, बाज, चिड़िया और बिलों में रहने वाले जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, शीतोष्ण घास के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में है? यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में है, यानी कि किस भाग में? यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में शीतोष्ण घास के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है। विस्तार तो अन्य जगह भी है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में। शीतोष्ण घास के मैदानों को यूरेशिया में क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। स्टेपी किसे कहते हैं? घास के मैदानों को कहाँ कहा जाता है? यूरेशिया में। शीतोष्ण घास के मैदानों को अर्जेंटीना में क्या कहते हैं? पंपास। ठीक है, पंपास एक घास का मैदान है, आप ये भी याद रखना, और इसे अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? प्रेयरी। शीतोष्ण घास के मैदान को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं? वेल्ड के नाम से जानते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? डाउन्स। मरुस्थलीय वन के प्रकार बताइए। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन और शीत मरुस्थलीय वन, दो प्रकार हैं। महाद्वीपों के पश्चिम भागों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। और यह वनस्पति कहाँ पाई जाती है? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 से 30 डिग्री के अक्षांशों के मध्य। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में। कैलिफोर्निया मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। एरिजोना एवं मैक्सिको मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? नागफनी, कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर, खेजड़ी आदि। नेक्स्ट है, अरब मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम एशिया में। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत व पाकिस्तान में। शीत मरुस्थलीय वन। शीत मरुस्थलीय वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, ध्रुवीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन से जानवर पाए जाते हैं? सील, वालरस एवं ध्रुवीय भालू। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण से, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए किन लोगों ने अपना बलिदान दिया, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो सबसे पहला आता है खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली गांव कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, यानी कि जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव स्थित है। खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। नेक्स्ट है,
खेजड़ली आंदोलन में कितने स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था? 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? विश्व का है ना, न कि भारत का। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को खेजड़ली में लगता है। खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? 1730 ईस्वी में। किसकी स्मृति में खेजड़ली गांव में एक मृग उपवन स्थापित किया गया है? अमृता देवी बिश्नोई की। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1972 में। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से है। चिपको आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। किसके नेतृत्व में उत्तराखंड गांव की महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी? गौरा देवी के नेतृत्व में उत्तराखंड के गांवों की महिलाएं, यानी कि वहां पर पेड़ों को काटने से बचाने के लिए वहां की महिलाएं पेड़ों से लिपट गई थी। राजस्थान में किस गांव में एक बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं? एक बेटी के जन्म पर राजसमंद जिले के पिपलांतरी गांव में। अगला है, अपिक्को आंदोलन का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक के सिरसी जिले में सलकानी वन क्षेत्र से। अपिक्को आंदोलन कब हुआ था? सितंबर 1983 को हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को किस बुक में दर्ज किया जाता है? लाल आंकड़ा किताब, जिसे रेड डाटा बुक भी कहते हैं। इसके अंदर विश्व की जो भी विलुप्त प्रजातियां संकट में जो प्रजातियां हैं उनको रेड डाटा बुक में दर्ज किया जाता है। लाल आंकड़ा किताब को कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो लाल आंकड़ा जो किताब है उससे IUCN जारी करता है। तो आपका ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले भी क्लास 6 कंप्लीट है, और अगर आप राजस्थान जीके की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट डली हुई है, क्लास वाइज हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।